नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश की है, जो कि वो साल में 2 बार पब्लिश करता है और इसमें काफी रिसर्च और सर्वे के बाद ये प्रिडिक्ट करता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले साल में वर्ल्ड ओवरऑल और इसकी जो कंट्रीज हैं वो कैसे ग्रो करेंगी, प्लस इन्फ्लेशन कैसे होने वाला है या फिर कौन सी इकोनॉमिक इशू वर्ल्ड को या फिर कंट्री को परेशान कर सकती है फ्यूचर में। इन सब का एनालिसिस किया जाता है और इसको पूरा डिटेल में बताया जाता है इस रिपोर्ट में। जनरली अप्रैल और अक्टूबर के महीने में ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और इसका जो अपडेट होता है वो जुलाई और जनवरी के महीने में अपडेट किया जाता है। अक्टूबर वाली रिपोर्ट अभी पब्लिश की है आईएमएफ ने, जिसमें इसने कहा है कि आने वाले टाइम में एक रिसेशन भी देखने को मिल सकता है वर्ल्ड में। द वर्स्ट इज येट टू कम एंड फॉर मैनी पीपल 2023 विल बी लाइक रिसेशन, ऐसा कहना है आईएमएफ का। इसने अपनी इस रिपोर्ट में 2023 के लिए जो ग्लोबल जीडीपी की प्रेडिक्शन थी उसको 0.2% कम कर दिया है अपनी जो इसकी पिछली प्रेडिक्शन थी उससे। इसका कहना है कि वर्ल्ड आउटपुट 2021 में था 6% का, 2022 में ये होगा 3.2% का और 2023 में ये होगा 2.5% का सिर्फ। इससे पहले यूएन, वर्ल्ड बैंक और बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ वो ऑलरेडी वार्निंग दे चुके हैं रिसेशन के लिए। रिसेशन क्या होता है आप लोग को पता ही होगा। दरअसल इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक अगर किसी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट अगर नेगेटिव रहे तो इसको हम लोग टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। लेकिन आजकल कई एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि इतना काफी नहीं होता, इसके बाद और भी चीजों को हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा ये डिक्लेयर करने के लिए कि कोई कंट्री रिसेशन में है। बाकी रिसेशन का जो मतलब है उसको आप लोग ऐसे समझिए कि थोड़े टाइम के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर किसी कंट्री में कम हो जाती है तो उसको हम लोग रिसेशन कहते हैं। आईएमएफ का कहना है कि 1/3 से ज्यादा कंट्रीज देखेंगी इस साल या फिर अगले साल 2 क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ, जिसका मतलब है रिसेशन। और जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं जैसे कि यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इन सब का जो ग्रोथ रेट है वो काफी स्लो रहेगा और आने वाले साल में जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी होगी वो 2001 के बाद सबसे ज्यादा वीक होगी। इंडिया के लिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इंडिया की वो 6.8% होगी। इससे पहले जनवरी में जो आईएमएफ के प्रेडिक्शन थी वो थी 8.2% की और फिर इसको रिवाइज करके जुलाई में आईएमएफ ने कहा था कि 2022 में इंडिया 7.4% से ग्रो करेगी। लेकिन अब आईएमएफ का कहना है कि ये ग्रोथ रेट होगी 6.8% की। और इससे पहले आपको पता ही होगा वर्ल्ड बैंक ने भी लास्ट मंथ इंडिया के लिए जो इसकी प्रेडिक्शन थी 2022 के लिए उसको कम कर दिया था और 6.5 रखा था। आरबीआई का भी ये मानना है कि इंडिया की जो 2022 की ग्रोथ होगी वो 7% की ही होगी। तो जो ग्रोथ होने वाली है इंडिया के लिए इस साल ये लगभग इसी रेंज के बीच में होगी, 6.5% से 7% तक। वर्ल्ड के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, एज आईएमएफ सेड द वर्स्ट इज येट टू कम। हमारे पास जो अब तक के डाटाज हैं वो भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी चीज के बारे में हम लोग देखेंगे और इस वीडियो में, प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ग्लोबल लेवल पे जो प्रिडिक्शन है आईएमएफ की वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 1/3 कंट्रीज कॉन्ट्रैक्शन की ओर बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है ये नेगेटिव ग्रोथ रेट देखें 2 क्वार्टर तक, जिसे हम लोग रिसेशन कहते हैं। यूएसए ऑलरेडी टेक्निकल रिसेशन में है, 2 क्वार्टर तक वो ऑलरेडी नेगेटिव ग्रोथ दिखा चुका है। आईएमएफ का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी को पिछले कुछ टाइम पे मल्टीपल ब्लोज फेस करना पड़ा है, चाहे वो यूक्रेन वॉर की वजह से हो जिसकी वजह से फूड और ऑयल के प्राइस भी इंक्रीज हो गए, या फिर कोरोना वायरस की वजह से हो, या फिर आज के टाइम पे जो सारी कंट्रीज हैं अपनी मॉनेटरी टाइटनिंग कर रही हैं उसकी वजह से हो। इन सब की वजह से हुआ क्या है कि जो वर्ल्ड की जीडीपी है उस पर असर पड़ा है और वो बहुत ज्यादा गिर गई है। एग्जैक्ट यही व्यूज वर्ल्ड बैंक के भी है। उसका भी कहना है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से इंडिया और वर्ल्ड की जीडीपी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। और यही कारण है कि ये जो लिस्ट आईएमएफ ने रिलीज की है जिसमें अलग अलग कंट्रीज के लिए इसने प्रिडिक्ट किया है कि 2023 में उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, इस लिस्ट में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ 5% से ज्यादा हो, एक्सेप्ट फॉर 1 कंट्री, और वो कंट्री है हमारी इंडिया, जिसके लिए आईएमएफ ने कहा है कि 2023 में इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है 6.2% की। और इसके बाद चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ इसने बोला है 4.4% की होगी 2023 में, यूएसए की 1.1%, यूरोप के लिए 1% और जर्मनी जो कि मेन इकोनॉमिक पावर है यूरोप की, उसकी ग्रोथ रेट होगी -0.3% की, यानी उसकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा फ्रांस की होगी 0.7% की, इटली की -0.2% की और जापान 1.6%। रशिया इसमें सबसे पीछे बताया गया है, इसकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी 2.3% से 2023 में।
ये थी 2023 फिस्कल ईयर की बात और अभी जो ईयर चल रहा है यानी फिस्कल ईयर 2022 यानी वो साल जो अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2023 पे खत्म होगा। इसकी अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने वाली है सऊदी अरेबिया 7.6% से और उसके बाद होगी इंडिया 6.8% से। लेकिन अगले साल यानी 2023 में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगी, 6.1% से ग्रो करेगी और सऊदी अरेबिया की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम लोग सिर्फ रशिया की बात करें तो इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। 2022 में इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है वो होने वाली है -3.4% से, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और 2023 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, -0.23% से। 2 क्वार्टर तो दूर की बात, यहाँ पर पूरे 2 साल तक इसकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लेकिन क्योंकि ये प्रिडिक्शन है और कोई भी प्रिडिक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का 100% ट्रूथ हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि आईएमएफ खुद अपनी जो ये प्रिडिक्शन होती है इसको अपडेट करता रहता है, इसलिए अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन जो होगा वो अलग परेशान करेगा कंट्रीज को। इस साल जो इन्फ्लेशन होगा वो 9.5% का होगा और 2023 में भी ये 6.5% का एक्सपेक्ट किया जा रहा है और फाइनली 2024 में जाके ये कहीं 4.1% तक आएगा। इंडिया के लिए इसमें बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर इसका जो इन्फ्लेशन होगा वो 4% का होगा। आईएमएफ ने मेंशन किया है कि यूक्रेन वॉर की वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज देखने को मिला है और यूरोप में सीवियर एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला है। नेचुरल गैस का प्राइस जो 2021 में था वो अभी ठीक क्वाड्रपल हो गया इससे और साथ ही साथ फूड प्राइस प्लस बाकी आइटम्स के भी प्राइस में इजाफा देखने को मिला है। फिर कोविड रिलेटेड जो इकोनॉमिक डैमेज हो गया या फिर चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी हो गई, इसका असर पड़ा है चाइना पे भी और बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज पे भी। साथ ही साथ चाइना में प्रॉपर्टी क्राइसिस भी आप लोग ने सुना होगा, जो कि 1/5 ऑफ चाइना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है और चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इसकी इकोनॉमी पे कोई असर पड़ेगा तो ये वर्ल्ड की ओवरऑल इकोनॉमी पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ग्रोथ रेट डाउन जा रही है और इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज में हम लोग देख रहे हैं, खास करके डेवलप्ड कंट्रीज में, कि उनके जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी टाइटनिंग अपना रहे हैं, यानी जो लोन वो प्रोवाइड करते थे उसको महंगा कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि लोग लोन कम लेंगे और खर्चा कम करेंगे, जिससे डिमांड कम होगी और डिमांड कम होगी तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी कंट्री में कम हो जाएगा। इसके अपोजिट में यूके में हम लोग देख रहे हैं नई पीएम बनी है जिनने एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाई है। टैक्स कट अनाउंस किया गया ताकि ज्यादा पैसा बचे लोगों के पास और फिर वो डिमांड ज्यादा करे, खर्चा ज्यादा करे, जिसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ा ग्रो करे। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं यूके में उनको ट्रस्ट खत्म हो गया है यूके की इकोनॉमी पे और धीरे धीरे जो पाउंड और स्टर्लिंग में उनके पास एसेट्स थे वो बेचने लगे हैं। क्योंकि इस तरह की पॉलिसी जिसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं, इसमें होता क्या है कि जीडीपी तो कंट्री की ग्रो करती है लेकिन साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। और इन्फ्लेशन को सबसे आसान समझने का तरीका यही है कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर रही है। इसी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो पाउंड और स्टर्लिंग में जितने उनके पास एसेट्स थे उसको बेच रहे हैं। तो सिचुएशन ये है इस समय वर्ल्ड के लिए कि अगर एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी दोनों ही चीजों से ग्रसित है। एक तो ग्रोथ रेट बहुत कम है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन ज्यादा है। अब होता क्या है इस चीज में, अगर हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल करने गए तो उससे ग्रोथ रेट और कम हो जाएगा और अगर ग्रोथ रेट बढ़ाने गए तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इस केस में यूएस ने प्रीफर किया है अपना इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करने के लिए, इसलिए मार्च से आप लोग देखेंगे कि फेडरल बैंक जो है यूएसए का उसने कंटिन्यूसली अपना रेपो रेट बढ़ाया है। इस समय 3 से लेकर 3.5% तक रेपो रेट है यूएस के फेडरल बैंक। यूएस का जो फेडरल बैंक है जब वो अपना रेपो रेट बढ़ाता है तो इसका असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। होता क्या है कि जितने भी इन्वेस्टर होते हैं जो कि बैंक से लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंट्री में डॉलर में, वो क्या करते हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट बंद करके वापस वो डॉलर यूएस की इकोनॉमी में ले आते हैं, क्योंकि उनका जो लोन होता है उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा आने लगता है फेडरल बैंक के रेट बढ़ाने की वजह से। तो इससे हुआ क्या कि दूसरी सारी कंट्री से डॉलर निकल के यूएस के अंदर जाने लगा और डॉलर उन कंट्री से निकलने का मतलब है उनके पास डॉलर की कमी होने लगी और जिसकी वजह से उनके करेंसी के एक्सचेंज में जो डॉलर की वैल्यू थी वो बढ़ने लगी, यानी डॉलर मजबूत होने लगा और उनकी करेंसी वीक होने लगी। यही चीज देखने को मिल रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी पे, क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है और वर्ल्ड की जितनी भी करेंसीज हैं बाकी वो उसके कंपैरिजन में कमजोर होती जा रही हैं। प्लस जो अगला फैक्टर है वो ये कि जो ज्यादातर ट्रेड है वो भी डॉलर में होता है। इन सब की वजह से हो क्या रहा है कि पहले जो कंट्री जितना इंपोर्ट करती थी उतना ही इंपोर्ट के लिए इनको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से भी असर पड़ रहा है बाकी सब कंट्रीज पे, क्योंकि उनका इंपोर्ट महंगा हो गया है डॉलर की मजबूत होने की वजह से। इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है, डॉलर धीरे धीरे बढ़ते हुए 82
2.3 रुपए का हो गया है इस समय, और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नाउ अब यहाँ ये आर्गुमेंट मत देना प्लीज कि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, करेंसी वीक होगी तो इससे एक्सपोर्ट में फायदा होगा। थोड़ा बहुत फायदा हो सकता हो, लेकिन ये कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी तब से यही डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन जा रही है, और इसका मतलब है कि डिमांड जो है वर्ल्ड में वो कम है। तो जब डिमांड ही नहीं है तो इंडिया बेचेगा क्या किसको? इसलिए डिमांड ना होने की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो भी कुछ खास नहीं बढ़ेगा। तो ये सब चीज तो हो गया गाइज, लेकिन एक चीज की यहाँ पर तारीफ ये करनी होगी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इतने सिवियर क्राइसिस में भी काफी रिजिलियंट खड़ी है अब तक, और इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स हमारी जो आज की गवर्नमेंट है उसको देना चाहिए कि अलग अलग हुक के तरीके से इसने जो कॉर्पोरेट्स हैं उसको अट्रैक्ट किया, जिसका फायदा मिला देश की इकोनॉमी को। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है और हमेशा हम लोग ऐसे रिजिलियंट खड़े होंगे। अगर ये जो यूक्रेन वॉर है इसको जल्दी से जल्दी नहीं खत्म किया गया तो कल को इंडिया में भी बड़ा क्राइसिस देखने को मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी इस यूक्रेन वॉर को खत्म किया जाए, और इसके लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है इंडिया के थ्रू या फिर वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज है उनके थ्रू, वो सारी कोशिश की जाए। रिसेंटली IMF के चीफ ने इंडिया को ब्राइट स्टार ऑन डार्क हॉरिजन कहा है। आगे भी हम लोग होप करेंगे कि इंडिया इसी तरह रिजिलियंट खड़ा रहे और आगे भी ग्रो करता रहे, और सिर्फ इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के ऊपर से भी ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहाँ खत्म करते गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।